Derivatives and differentiation. Derivatives and differentiation. See, what is derivative? Suppose y is equal to fx is a function, and we want to find out the derivative of this function at a point A, at x is equal to A. At a particular point x is equal to A, फिर उसका हमें डेरिवेटिव डिफाइन करना है, डिफाइन करना है, अभी फाइंड नहीं, अभी डिफाइन करना है. So how do we define? We represent it by f dash A. Either we represent by f dash A, or we represent it by, I should write the correct symbol so that you do not get confused. dy by dx of y ऐसे होना चाहिए, चाहे तो ब्रैकेट और लगा दीजिए. dy by dx of y at x is equal to A, at x is equal to A. ठीक है, तो इसके लिए एक और सिंबल यूज करते हैं, y dash at x is equal to A, or we use sometimes y1 also. y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव at x is equal to A. All the symbols are representing the same thing. You should know the different symbols so that you do not get confused when any one of the symbols is used. This is defined to be equal to limit x tends to A f of A plus h minus f of A divided by h. Limit x tends to A f of A plus h minus f of A divided by h. Limit h tends to 0 आएगा, I'm sorry, limit h tends to 0 होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला होगा, जो दूसरा मैं डेफिनेशन लिखने वाला था वो ये वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a divided by x minus a. this and this are same. इसमें x टेंड्स टू a हो जाएगा, उसमें h टेंड्स टू 0 हो जाएगा. ये वाला और ये वाला सेम ही चीज है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Okay, now let us see. First thing, this and this are same because x is equal to a plus h डाल दो, इसी में x is equal to x is equal to a plus h डाल देंगे, तो जब x a की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा, and therefore limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by x की जगह a plus h डाला, minus a किया तो h ही बचेगा. So this and this are same. दोनों definitions याद रहनी चाहिए. हम लोग ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे ऊपर वाला, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, जब भी ये वाला यूज होता है यू गेट मतलब यू जनरली फॉरगेट, तुम लोग को याद ही नहीं आता कि ये भी डेरिवेटिव ही होता है. दिस एंड दिस आर सेम, इनफैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन ये वाला है, उससे फिर हमने ये वाला लिखा हुआ है. ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, ये भी याद आना चाहिए. ये जहां पे भी रेयरली काम आएगा, लेकिन जहां ये काम आता है फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है इसका यूज करने का. सो यू शुड नो दिस, और ये स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन जहां से कि हमने x इज इक्वल टू a प्लस h डाल के ये वाला निकाला है. ओके, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब x a की तरफ जा रहा है, x इज नॉट इक्वल टू a एग्जैक्टली, लिमिट लगाया, उसका मीनिंग यही है कि x इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. सो x माइनस a का मतलब क्या हुआ, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x.
क्योंकि x a के नेबरहुड है में है, डिलीटेड नेबरहुड में है, उसमें से मैंने a सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इन द न्यूमरेटर दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू a के ऊपर एग्जैक्टली f ऑफ a बन जाएगा, और x क्योंकि a के नेबरहुड में है तो वहां पर f ऑफ x ही लिखेंगे उसको। ऑफ कोर्स x इज ए वेरिएबल हियर। ठीक है, तो f ऑफ x ये y का वैल्यू हुआ x के ऊपर, और ये y का वैल्यू हो गया एग्जैक्टली a के ऊपर, दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल such that the change in the independent variable is tending towards zero, because as x tends to a, that means x minus a tends to 0। ठीक है, तो यहाँ जो है डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी है वो कहाँ टेंड करेगा, इफ दिस लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर हमारे को ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करवाना है, ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करवाना है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि जीरो की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर किधर टेंड करेगा, अब देखो आंसर नहीं आ रहा तुम लोगों की तरफ से। सर जीरो की तरफ। क्यों? सर क्योंकि 0/0 तो डिफाइन होगा जीरो। 0/0 डिफाइन होगा? क्या कर रही है, सर मतलब उसकी वैल्यू जीरो होगी ना। क्या कर रही है, 0/0 जीरो होगा, क्या बोल रही है? ये तू ऐसे लिखेगी कि 0/0 इज जीरो? ठीक है, सही सही वर्ड्स यूज कर, अगर प्रिसाइसली यूज नहीं करेगी तो ये बहुत ही जबरदस्त ब्लंडर है। ये कौन सा मेथड है, 0/0 इज जीरो? नहीं सर। तो फिर ये ऐसी कौन सी चीज मैंने बता दी? एकदम प्रिसीजन होना चाहिए बात करने में, सटल चीजों पे ध्यान देना शुरू करो। फिर से पूछ रहा हूं मैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स में भी डिस्कस किया था मैंने, अप्लाई भी किया इस कॉन्सेप्ट को। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं स्ट्राइक करता है यार ऐसी चीजें, इतनी क्या मुश्किल बात है अगर सीख रहे हो ढंग से तो। डिनोमिनेटर अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट करवाना है हमें, तो न्यूमरेटर किधर की तरफ टेंड करेगा? क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज नहीं किया किसी क्वेश्चन में? नहीं किया? हाँ, नहीं किया? तन्मय बोल रहे नहीं किया? नहीं, सर क्या मैंने बोल नहीं रहे? बोला सर। अच्छा, मतलब सर मैं किया है? खुद से बातें करते रहता हूँ, मतलब कि आंसर क्या है अरे वैसे अभी मेरे पूछ रहा हूँ। सामने बैठा है तो मेरे से बात करनी है ना, खुद से थोड़ी करनी है अभी मेरे सामने भी। सॉरी सर, फिर तो तू, सर वो हाँ, सोच रहा था। हाँ, तो सोचना अलग चीज होती है और बात करना अलग चीज होती है। सोचना तो हमेशा ही चलता रहता है। अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ। है, तू क्या सोच रहा है मैं कि नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ? मेरी थिंकिंग बंद है? नो सर। बोलना। नो सर, बंद नहीं है सर। मैं बिना सोचे हुए पढ़ा रहा हूँ? नो सर। इसी को अटेंटिवनेस बोलते हैं। जब आप प्रेजेंट में रहते हो, आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, जैसे तू बोल रहा है खुद से बातें कर रहा हूँ, तो तू पूरी चीज सीख ही नहीं सकता कभी भी। कुछ बातें सुनेगा, कुछ बातें छोड़ देगा अपनी तरफ से। यस, एनीवन? सर जीरो की तरफ टेंड करेगा। क्यों? सर क्योंकि सर मतलब सर इसमें ऐसा होता है ना कि सर हम
हाँ बोलना, उसमें ऐसा क्या होता है? सर 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम उसको चेंज कर डिटरमिनेट फॉर्म में बना के लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाके लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाके वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मैंने कब बताया? नहीं सर, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म को मैनिपुलेट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म को मैनिपुलेट करके वैल्यू निकालना और इंडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में लाके हम लिमिट निकाल सकते हैं, दोनों सेम चीज है क्या? नो सर। तो क्लियर कर अपने आप को कि क्या चीज सही है। तुम लोगों को कितनी तकलीफ होती है ना प्रिसाइसली कोई बात करता है तो, आदत नहीं है ना प्रिसीजन वाली बात सुनने की कभी। अरे डिसाइड करना है कौन सी बात सही है। सर मैनिपुलेट करने वाली बात सही है। तो फिर दोनों बातें सेम कैसे बोल देते हैं? सर नहीं है, सेम नहीं है। तो फिर गलती समझा करो ना अपने आप की। जब तक गलती अपनी नहीं पहचानोगे तब तक लर्निंग में हमेशा लेकुना रहेगा ही रहेगा। नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और दूसरा जो सही बात कर रहा है उसकी बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली उसको। तुमको लगेगा नहीं मैं ही सही हूं, क्योंकि इतना प्रिसीजन लेवल पे पहुंचने की आदत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमने पाई शीट में किया था, 198 वाला क्वेश्चन है, ये ढूंढना पड़ा मुझे तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हें तो याद रहता नहीं है, बस देखते रहते हो क्लास में। रिवीजन कोई करता नहीं है क्लास का, वापस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक बार प्रॉब्लम पूछ लिया उसके बाद जरूरत ही नहीं है। रिवीजन कर लेते अगर इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली ये याद आता ही आता कि मैं क्या पूछ रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 1, the values of a and b. If this limit is equal to 1, then find the values of a and b. This was the problem. पाई शीट का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 198 है। और दो तरीके से मैंने इसको डिस्कस किया था विदाउट मतलब एक तो मैंने एलोपिटल रूल से डिस्कस किया था और एक पावर सीरीज एक्सपेंशन से यूज किया था। उसमें क्या मैंने लॉजिक लगाया था वो क्या याद होगा? जब ये याद ही नहीं है तो क्या लॉजिक कहां से याद होगा? इसमें यही लॉजिक लगाया था सबसे पहले कि अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा, तब ही उसका लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, यानी फाइनाइट आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर अगर जीरो के अलावा किसी भी और नंबर की तरफ टेंड कर गया तो क्या होने वाला है? अब ये तो बता दो यार, कम से कम दुखी मत करो मुझे, लिमिट खत्म हो गया है। डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर जीरो की तरफ अगर टेंड नहीं करेगा तो ये लिमिट मतलब किसी और नंबर की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो के अलावा किसी और नंबर की तरफ अगर टेंड कर रहा है न्यूमरेटर, तो लिमिट क्या होगा इसका? सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे क्या होगा? तो लिमिट का वैल्यू भी बोलते हैं, एग्जिस्ट नहीं करने में तो दो तीन केसेस होते हैं। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। तुम लोग प्रिसाइजली बात नहीं करते हो ना, मुझे बहुत इरिटेशन होता है सच में। और मैं इतना ज्यादा प्रिसीजन पे जोर देता हूं, बस मुझे प्रॉब्लम हो जाती है जब सही आंसर नहीं आता है। और मैथ्स का नाम ही प्रिसीजन है। प्रिसीजन इज इक्वल टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू प्रिसीजन। बाकी सब चीजें भूल जाओ एकदम। इतनी सी छोटी सी बात को रिकॉल करवाने में मुझे देखो, अभी स्टार्ट किया था मैंने क्लास, 15 मिनट लग गए मुझे। अगर तुम लोग 1 मिनट में ये बात रिकॉल करके मुझे बता देते, रिवाइज की हुई होती, तो मुश्किल मुझे कितना मजा आता पढ़ाने में आगे, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सक्सेसफुल है, बच्चों को आ रहा है समझ में,
जा रहा है दिमाग में, मेहनत कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कितना टाइम पास करते हो यार, फर्क ही नहीं पड़ता ऐसी बातों से तुम्हारे। और मैंने बोला था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रुड़की में आया हुआ है मतलब आईआईटी में आया हुआ है, और ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हो, बस इजी इजी चीजें करके सॉल्व करके खुश हो जाते हो कि बस हो गया हमारा काम खत्म। इसलिए वो गलतियां कभी खत्म ही नहीं होती है फिर। अरे सीधी सी बात है यार, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा तो लिमिट इंफिनिटी आएगी आएगी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो विल टेंड टू इंफिनिटी। When denominator and numerator both of them tend to zero, then only it is possible that limit might come to be a finite number. हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं, आ भी सकता है नहीं भी आए वो अलग बात है, लेकिन आएगा तभी जब ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। फर्स्ट इनिशियल नेसेसरी कंडीशन है कि जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए न्यूमरेटर, तभी तो हम लिमिट निकालते हैं, नहीं तो जरूरत क्या है लिमिट निकालने की। अब वो इसीलिए लिमिट तुम्हारे दिमाग में घुसता नहीं है, मेथड रट के बैठ जाते हो हमेशा, लॉजिक को तो भूल ही जाते हो, जबकि लॉजिक सबसे पहली चीज होती है, मेथड हमेशा सेकेंडरी होता है, और मेथड को पकड़ लेते हो बस। अभी आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहली बार में कहना चाहिए ना यार, मेरा इतने मेहनत करने का क्या फायदा है, तुम भी तो रेसिप्रोकेट करो मेरे साथ में। अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर कि एफ डैश ए विल एग्जिस्ट, एफ डैश ए will exist if limit x tends to a, f of x minus f of a is equal to 0. And which implies limit x tends to a, f of x, अब माइनस लिमिट x tends to a, f of a, उसको उस साइड में ले जाऊंगा, लिमिट x tends to a, f of a, अब इसमें तो x है नहीं, फंक्शन ऑफ a है, वो तो x होता तो हम x tends to a लगाते हैं, so doesn't matter, this is just a constant, therefore f of a। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर देना है मुझे, नहीं दोगे तो मैं क्लास नहीं लेने वाला हूं फिर आगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन? लिमिट x tends to a, f of x is equal to f of a, what does this mean? So the function is continuous Continuous at what? at a. At a. We have proved an important theorem here that अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस होगा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो मैंने मुश्किल से 1 मिनट में प्रूव कर दिया होता अगर तुम लोग मुझे आंसर दे देते तो ठीक से। That's why everything is linked in mathematics. पुरानी चीजों पे कमांड होना चाहिए एकदम। किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल है, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर होना चाहिए।
अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी मतलब ए बोल देता हूं मैं, किसी पॉइंट ए के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन डेफिनेटली उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा. दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर. Though the converse is not true. Converse is not true, not necessarily true. That means अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उस पॉइंट के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर डेरिवेबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होना जरूरी नहीं है. उसको मैं थोड़ी देर के बाद में प्रूव करूंगा उस चीज को. ये तो अभी एक रिलेटेड चीज आ गई थी इसलिए मैंने प्रूव कर दिया. आगे समझ में. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. यानी ये मतलब हुआ, इसका मतलब यहां से भी देखो पता लग रहा है कि डेरिवेटिव मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. ये हम जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है. उसी केस में डेरिवेटिव, हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी केस में निकाल सकते हैं. यानी डेरिवेबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है किसी भी पॉइंट के ऊपर. आगे समझ में. ठीक है. ये कैलकुलस को तुम ये मत समझा करो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दिया और हमने कैलकुलस पढ़ लिया. वो जनता के लिए होता है, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए नहीं होता ये डेफिनेशन, या प्रोफेशनल्स के लिए या इंटेलेक्चुअल्स के लिए वो नहीं होता है खाली कि वो मैथ्स ले लिया. लोग तो कैलकुलेशन को मैथ समझते हैं. तो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड. ठीक है. नाउ दिस डेफिनेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. अब इस डेफिनेशन की जरूरत क्या पड़ गई? सबसे पहले न्यूटन ने इसको निकाला था. न्यूटन को जरूरत पड़ी थी फिजिक्स में, बट एट द सेम टाइम पैरेलली Leibniz was also working on calculus. Leibniz was a German mathematician. हालांकि न्यूटन को ज्यादा क्रेडिट मिला है, Leibniz को कम मिला है क्रेडिट, बट डजंट मैटर. उससे क्या फर्क पड़ता है. Leibniz was doing his own work independently. दोनों ने करीब करीब पैरेलली काम किया था. उस जमाने में हमारी तरह इतनी फैसिलिटीज नहीं थी टेक्नोलॉजी की आपस में डिस्कस करके काम कर लें. ठीक है. इसलिए न्यूटन और लाइबनीज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कैलकुलस को डेवलप करने में. और फनी बात यह है कि कैलकुलस को हम कह सकते हैं एक तरह से जरूरत पड़ी कैलकुलस की फिजिक्स को समझने के लिए. ठीक है. इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि एवरी फिजिसिस्ट हैज टू बी अ मैथमेटिशियन फर्स्ट. ही कैन नॉट बी अ फिजिसिस्ट अनलेस एंड अंटिल ही इज अ मैथमेटिशियन फर्स्ट. I'm not talking about physics teachers. With all due respect, physics teachers, I respect them a lot. But I'm talking about physicists, and I'm talking about mathematician. I'm not talking about myself like a mathematics teacher. I'm not a mathematician. I'm just a mathematics teacher. Mathematician होना एक अलग चीज है. ठीक है. हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को जो बन सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है, वो मैथमेटिशियंस बने, फिजिसिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, अच्छे प्रोफेशनल्स बने. जहां भी जाए मैथमेटिक्स को इतना अच्छे से यूज करें कि वो उनको समझ में आए कि इसका कितना जबरदस्त वाइड यूज है. उसको रटे नहीं बिल्कुल भी. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल लेके समझाता हूं कि यहाँ पे फिजिक्स में, अब तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो. ये पता नहीं है कि क्यों कर दो, क्योंकि क्यों तो लगाते ही नहीं हो. यू ऑलवेज स्टडी हाउ, बस कैसे होता है. यू नेवर स्टडी वाई. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. Most of the people will go for this. 99.99% will go for this. Only 0.01% like me will go for Y. And again the very funny thing, जो लोग 0.001% में आते हैं वो ही दुनिया को चलाने वाले भी होते हैं.
हालांकि उनको क्रेडिट नहीं मिलता, दुनिया उनको लाइक नहीं करती है क्योंकि उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उधर मेजोरिटी तो उधर होती है। मेजोरिटी हमेशा स्टूपिड लोगों की होगी, ये भी ध्यान रखना। वाइज लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन स्टूपिड लोग वाइज लोगों को हमेशा उल्ट समझ ही नहीं आती उनकी बातें, तो वो उनके अगेंस्ट लगते हैं। जितने भी आज तक वाइज लोगों को मारा है हमारी सोसाइटी ने, वो स्टूपिड लोग ही थे, लेकिन मारने के बाद उनकी पूजा करते हैं। चाहे से वो सोक्रेटिस हो, चाहे से एक दो मैथमेटिशियन में नाम भूल गया, उनका लेडी मैथमेटिशियन थी। सबसे पहले उसने बताया था कि यार अर्थ जो है वो मतलब वो सर्कल में नहीं है, इलिप्टिकल है। मार दिया, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। बाद में पता लगा हाँ वो सही बोल रही थी। अरे तो पहले ही बात मान लेते उसकी भाई। अगर बात नहीं भी माननी थी, कम से कम अपना दिमाग तो लगाते, वो क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, क्या उसने लॉजिक दिया है, समझने की कोशिश तो करते। नहीं, हमें बस फेथ है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बस बाइबल की बात मानेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, और मार दिया उसको। अब तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, ऐसी बातें कहां पढ़ते हो। Catherine Johnson. क्या नाम था? Catherine Johnson. आई रियली एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर हर नेम। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आई हैव सीन द मूवी ऑल्सो। खैर, एनीवे द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्ट उसका ये था कि आप बात सुनो उसकी, कोई क्या बोल रहा है उसकी बात सुनो तो सही। आपसे कई लाख गुना अच्छी बात बोल रहा है और आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर स्टूपिडिटी। तभी तो एक आइंस्टीन का कोट भी मैं बार बार यूज करता हूं कि ह्यूमन मतलब देयर आर टू इनफाइनाइट थिंग्स, वन इज द यूनिवर्स एंड सेकंड इज द ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द फर्स्ट वन। तो उससे बाहर आओ यार, सोचना सीखो, सोचना शुरू करो, अच्छे लोगों की कदर करना शुरू करो, एवरेज लोग मत बन के रहो। और मैथमेटिक्स तुम्हारे को उसमें हेल्प करता है, थिंकर बनाता है तुम्हारे को। ये मार्क्स लाने के दायरे से बाहर निकलो तो समझ में आएगा। स्कूल के नंबर, स्कूल के लोग, पेपर में नंबर आएंगे नहीं आएंगे, बोर्ड में कितने नंबर आएंगे, जेई मेन में कितने नंबर आएंगे, क्या स्कोर होगा, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, बस इन्हीं पे सोचते रहते हो, इससे बाहर ही नहीं निकलते हो, चक्रव्यूह में फंसे हुए हो एकदम। मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छा यहां नहीं हुआ तो क्या हार्वर्ड में होगा, अच्छा वहां नहीं हुआ तो प्रिंसटन में होना चाहिए, आईआईटी में जाना है मुझे, क्या फर्क पड़ता है। लोकल कॉलेज में पढ़ो, चाहे से अगर दिमाग सोचने लायक हो तो यू विल रीच एट द योर डेस्टिनेशन। किसी भी कॉलेज में पढ़ो, सोचना आना चाहिए, कहीं पे भी पढ़ो। तुम्हारे को कॉलेज की क्यों जरूरत होनी चाहिए, कॉलेज को तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए ना। कॉलेज इनवाइट करे कि आओ साहब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे पास पढ़ो, आई विल बी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ मी इफ यू गेट एडमिशन इन माई कॉलेज। ऐसा बनाओ अपने आप को। लेकिन नहीं, ले दे के बस वही घूम फिर के आ जाता है। कितने नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे, बस 2 नंबर कट गए मेरे, ऐसी बातें चलती रहती है आपस में। कभी भी तुम अपनी बातों को सुनना, आपस में जब भी डिस्कशन करते हो तो कभी डिस्कस करते हो, अरे इसमें क्या लॉजिक लगाया था, क्या सोचा था, सर ने क्या बताया था। ऐसी बातें कोई करता ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूं कभी स्टूडेंट से। क्या बात करेंगे, अरे यार मेरा फिजिक्स में ये रह गया, प्रैक्टिकल रह गया, उसमें से 5 नंबर कट गए मेरे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका होमवर्क नहीं किया मैंने, कॉपी नहीं बनाई तो सर ने नंबर काट लिए मेरे, बस ऐसी बातें करते रहते हो। थोड़ा अपने आप को ब्रॉड बनाओ, चीजों को सीखना शुरू करो। अब एक दिन पहले मैंने जो बात पढ़ाई थी वही तुम्हें ध्यान नहीं आ रही है, फिर ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है। जबकि मैंने बोल रखा है कि सबसे पहले क्लास का रिवीजन करो, उसके बाद अगर कोई होमवर्क है तो असाइनमेंट कंप्लीट करो, क्लास में वेल प्रिपेयर्ड होके आओ कि हमने पूरा काम कर रखा है, ऑर्गेनाइज रखो अपने आप को कि मुझे ये पूछना है, एंड देन यू फील हैप्पी कि चलो मेरी डाउट्स खत्म हो गए, नाउ क्लास खत्म हो गई, फिर वापस उसको रिवाइज करो,
डाउट खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया और तुम्हारा खत्म हो गया. Unless and until you do them again on your own, you will not be able to do them again. You won't be able to reproduce them. तो रिप्रोड्यूस करने के लिए मेहनत तो करो. केवल फॉर द सेक ऑफ आस्किंग द डाउट यू आर आस्किंग मी एंड यू आर नॉट डूइंग देम अगेन, दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग बेनिफिटेड. वो तो तुम मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हो कि मैं कितनी बार कर सकता हूं देखिए क्वेश्चन. ये ऐसे कह सकते हो कि मेरे को चेक कर रहे हो कि सर को आता है कि नहीं क्वेश्चन. नहीं, खुद के सीखने के ऊपर काम करो. सो लेट अस कम बैक. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कैसे हम फिजिक्स में इसका डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी. जैसे स्पीड की अगर हम बात करते हैं, सपोज जयपुर से दिल्ली में जाता हूं एंड से 300 किलोमीटर से ये, एंड आई टेक अराउंड 6 आवर्स टू रीच दिल्ली. ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? ऑफ कोर्स स्पीड का जो फॉर्मूला होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. आई थिंक यही पढ़ाते हैं 9th क्लास में, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, होता है ना. ठीक है, वो फिर आगे की बात है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है, वेक्टर हो जाता है एटसेट्रा. स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाता है डायरेक्शन आते ही. ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो 300 किलोमीटर, 300 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0 हो गया, तो एवरेज स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब इसमें मैथ्स लगाना शुरू करो. हम अगर ये वाला, ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है और यहां जो टाइम का डिस्टेंस है, इसको टाइम का जो डिफरेंस है उसको हम छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, बिल्कुल ऐसा छोटा कर दें और कम से कम करते जाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और जैसे मैंने लिमिट लगा दिया, अब देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट कितना मजेदार है, और तुम लोग लिमिट को समझने से ही अवॉइड करते हो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीज है बस. T2 टेंस टू T1 का क्या मीनिंग हो गया? बोलो. So T2 minus T1 tends to 0. Denominator tends to 0. Obviously numerator will also tend to 0. होना चाहिए, नहीं तो हो ही नहीं सकता है, निकाल ही नहीं सकते हो. जैसे जैसे टाइम का डिफरेंस कम करते जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस का डिफरेंस कम होता जाएगा. तो फिर ये क्या देगा तुम्हारे को? ये रेशियो क्या देगा? फाइनाइट वैल्यू. इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेड ऑफ हैविंग एवरेज स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस, इतने डिस्टेंस का इतने किलोमीटर इतना टाइम में हमने कवर किया, उसकी जगह क्या हो गया ये, क्योंकि हमें अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो किसी मोमेंट में निकालना पड़ेगा. अभी मोमेंट में भी तो थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है ना. ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट मोमेंट पे ही काम हो जाएगा हमारा. वो ही दे रहा है, ये उस मोमेंट पे जो डिफरेंस है वो बता रहा है डिनोमिनेटर, और कॉरस्पॉन्डिंगली यहां डिस्टेंस में भी वही डिफरेंस आ गया है. देयरफॉर जैसे ही हम लिमिट लगाते हैं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा हमारे को, और इसी को तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ds बाई dt से. तो ये देखो ना, ये डेफिनेशन मैच कर रहा है यहां पर. अब तुम लोगों ने कैसे रटा हुआ है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में. क्यों कर दो नहीं पता है. ये होता है उसके पीछे रीजन, क्यों करते हैं हम डिफरेंशिएट उसको. और मैं इतना इसलिए बता रहा हूं जिससे कि मुझे पता है तुम लोग जब भी मैं फिजिक्स के बारे में, मैं तो भूल गया हूं, बहुत सालों पहले पढ़ा था फिजिक्स. सबसे ज्यादा मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही हुआ करता था उस समय. एज यूजुअल जिन लोगों का लॉजिक अच्छा होता है उनका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट होता है. मैथमेटिक्स तो बाद में डेवलप होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझना यानी दिमाग की चीजों को और हम समझने लग जाते हैं, तब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है. मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट इतनी आसानी से डेवलप नहीं होता है. तो मैथ्स में इंटरेस्ट तो बाद में डेवलप हुआ मेरा.
क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकल लाइफ के साथ थोड़ा रिलेट करती है, तो उसमें जल्दी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो जितना सा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, जब भी कभी बात करता हूं, कोई कन्विंसिंग आंसर ही नहीं देता है मुझे फिजिक्स में। तो तुम्हारा फिजिक्स अच्छा करो भाई, लेकिन जब मैथ्स को ढंग से पढ़ना सीखोगे तब फिजिक्स अच्छा होगा ना, और फिर अप्लाई करो मैथ्स को उसमें। ऐसे नहीं पढ़ के फिर वो खाली मैथ्स तक ही रह जाए। अब कितने बच्चों ने ये पढ़ा हुआ था वेलोसिटी का, कि ds अपॉन dt, ये तो सबने पढ़ा होगा, आई बिलीव सो, पढ़ा है ना? कितने बच्चों ने ऐसे पढ़ा था कि ये क्यों होता है, कि डिफरेंशिएट करने से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, ऐसा क्यों होता है? पढ़ाओ तो बताओ एक्चुअली। बोलो ये और नो। No, sir. आई डोंट थिंक। बस यही तो कमी है, उसको बस सर ने बता दिया, टीचर ने। देखो, टीचर कैन नॉट एक्सप्लेन, फिजिक्स टीचर वो ही एक्सप्लेन कर सकता है जिसने मैथ्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, या उसको मैथ्स अभी तक भी अंदर होगी दिमाग में, वो कर सकता है। अदरवाइज आई कांट एक्सपेक्ट कि फिजिक्स टीचर विल एक्सप्लेन दिस मच, उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये। वी कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम देम। बट एज ए स्टूडेंट, बिकॉज यू आर डूइंग मैथमेटिक्स ऑल्सो, तो तुम्हें याद आना चाहिए, अच्छा ये इस वजह से हुआ है, चमकना चाहिए अंदर से, अरे क्या मैथ्स लगा है यहां पर। अब नाउ ऑनवर्ड्स कम से कम अब तो कैलकुलस, क्योंकि अब हम पढ़ने लग गए हैं, पढ़ रहे हैं, तो कम से कम अब तो ध्यान रखो, कैलकुलस को ब्लाइंडली यूज मत करो। देखो, सोचो, समझो, क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है उससे। ठीक है, आ गया समझ में? लिमिट बहुत जबरदस्त चीज है, केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिमिट नहीं पढ़ना है। आगे क्या समझ में, बोलो। ठीक है, सो दिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी जो भी होता है, एस को क्या बोलते हो तुम लोग? एस को डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हो ना? Yes, sir. हाँ, तो उसका टी के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं डेरिवेटिव बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ऑब्वियसली एस, अब ये देखो, ये ऐसे मैथमेटिकली ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि टाइम जैसे से चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता जाएगा। कैलकुलस यूज हो रहा है, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करता हूं, एकदम से वेक्टर भी याद आना चाहिए। ठीक है, स्पीड की जगह वेलोसिटी यूज किया, तो ध्यान आना चाहिए कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट का हम यूज कर रहे हैं, और क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर, ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्पीड में और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है। वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो कैलकुलस को इस नजर से पढ़ना शुरू करो। इंटीग्रेशन में भी पता लग जाएगा कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है उससे। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी इंटीग्रेशन एंड अप्लाई